अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम के बारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे माइंड में आते हैं, उनकी डिस्कवरी, उनकी प्रॉपर्टीज़। तो इसी टॉपिक को लेके हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, why is it necessary to decrease the pressure in the discharge tube to get cathode rays? मतलब कैथोड रेज को डिस्चार्ज ट्यूब से गुजारने के लिए ट्यूब में गैस का प्रेशर क्यों रिड्यूस करना पड़ता है? तो एक्चुअली गैस के मॉलिक्यूल्स अगर तो डिस्चार्ज ट्यूब में नॉर्मल प्रेशर पे मौजूद हों तो गैस मॉलिक्यूल्स वहाँ पे ओवर क्राउडेड है। इसकी वजह से कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स का जो पैसेज है उसमें रुकावट क्रिएट होती है। अब होता ही है कि प्रेशर को अगर रिड्यूस किया जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स ट्यूब में कम हो जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के रास्ते में जो हिंड्रेंस गैस मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर रहे थे अपनी ज़्यादा तादाद की वजह से, वो हिंड्रेंस कम हो जाती है। अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में अप टू 0.01 टार, तो मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं कि एक कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है कैथोड रेज के पैसेज के लिए। तो कैथोड रेज आसानी से पास कर जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज फॉर डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। कि अगर आप डिफरेंट गैसेस यूज़ करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में तो बनने वाली पॉजिटिव रेज की नेचर डिफरेंट होती है, उनकी ई ओवर एम वैल्यू डिफरेंट होती है। इसे जस्टिफाई करना है। जबकि कैथोड रेज के लिए ई ओवर एम वैल्यू सेम होगी, आप जो मर्जी गैस यूज़ कर लें। एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है ये, या फिर ये सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है पेपर में, वाई द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड upon द नेचर ऑफ गैस। तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो बनती कैसे हैं। इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन दिखाती हूँ जी। ये आपके पास हीलियम का एक एटम है। हीलियम के एक एटम में 2 प्रोटॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्टली अगर आप हीलियम को आयनाइज कराते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, He पॉजिटिव बनता है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब एमिट होगा तो आपके पास He2 पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह अगर आप हीलियम की बजाय नियॉन गैस यूज़ कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो नियॉन गैस के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो इस नियॉन से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा। नियॉन से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होने के नतीजे में नियॉन पॉजिटिव बनेगा। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा तो Ne2 पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए हम इसे डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि पॉजिटिव रेज जो बन रही हैं ये एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल्स में आयोनाइजेशन के नतीजे में बन रही हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं वाया बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हर गैस की क्योंकि नेचर डिफरेंट है तो इससे बनने वाले पॉजिटिव आयंस भी डिफरेंट होंगे। जब पॉजिटिव आयंस डिफरेंट होंगे तो ई ओवर एम वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि वो तो नेचर पे डिपेंड करती है, वो तो मैस ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हीलियम गैस का मैस डिफरेंट है फ्रॉम नियॉन गैस। जितनी गैस लाइटर होगी उतनी ई ओवर एम वैल्यूज गैस के लिए ज़्यादा होगी। उस प्रोड्यूस होने वाली पॉजिटिव रेज की ई ओवर एम वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव रेज पे ही चार्ज होगा ना, तो हम चार्ज टू मास रेशियो की बात करते हैं। इसी तरह बिल्कुल इसके इन्वर्स भी अगर आप देखें तो इसी तरह से होगा। मतलब कि अगर आपके पास गैस हैवियर है तो उतनी कम ई ओवर एम वैल्यू होगी, मतलब मैस ज़्यादा तो ई ओवर एम वैल्यू कम। दूसरी तरफ अगर हम कैथोड रेज की बात करें वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी नेचर सेम रहती है, जो मर्जी गैस यूज़ कर लें। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं दोनों गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो एक जैसे होते हैं। इस वजह से जो भी गैस यूज़ की जाए कैथोड रेज की नेचर सेम रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन स्लो न्यूट्रॉन्स एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स। ये सवाल डिफरेंट तरह से पूछा जाता है कि फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस करें। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं विद द एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि स्लो न्यूट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं विद एन एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वहाँ पे 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था।
स्टूडेंट्स ये मेगा है, माइक्रो नहीं है। सेकेंडली, these are less effective in fission reaction. फास्ट न्यूट्रॉन्स फिशन रिएक्शन में लेस इफेक्टिव होते हैं। ये नहीं कह रहे कि यूज़ नहीं होते, लेस इफेक्टिव होते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स मोर इफेक्टिव होते हैं फिशन रिएक्शंस में। फास्ट न्यूट्रॉन्स जब बम्बार्ड करते हैं तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दी जाती है अल्फा पार्टिकल्स की प्रोडक्शन के लिए, जब नाइट्रोजन 714 पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है फास्ट न्यूट्रॉन, तो बोरान 511 बनता है और साथ हीलियम पार्टिकल्स मतलब अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। अब स्लो न्यूट्रॉन्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे बीटा और गैमा पार्टिकल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, अगर आप कॉपर 2965 लें और उस पर स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराएं तो कॉपर 2966 बनता है और साथ गैमा रेडिएशन एमिट होती हैं। अब कॉपर 2966 अनस्टेबल होता है, वो खुद ब खुद अपने वो जो कैप्चर किया हुआ न्यूट्रॉन होता है जिसे उसने कैप्चर किया था। स्टूडेंट्स हम स्लो न्यूट्रॉन की बात करें, स्लो न्यूट्रॉन को कोई एटम कैप्चर कर लेता है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एक नया न्यूक्लियस बन जाता है। लेकिन वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे न्यूक्लियस में। जैसे कि कॉपर 65 से 66 में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो 66 वाले कॉपर से जिंक में कन्वर्ट हो गया। तो जब आपके पास एक नया न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ है, साथ बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। फास्ट न्यूट्रॉन्स के केस में क्या था, वो फिशन रिएक्शंस कराने में यूज़ होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव 2 डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसने न्यूक्लियस के बारे में बात की थी कि न्यूक्लियस एक हैवी पोजीशन है। वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन इस मॉडल में डिफेक्ट्स क्या आते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है या तो ये आता है राइट डाउन द डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, या फिर स्पेसिफाई किया होता है कि 2 डिफेक्ट्स लिखें। तो पहली चीज़, रदरफोर्ड का जो लॉ था वो ग्रेविटी लॉ पे बेस करता है। वो कहता था कि प्लैनेट लाइक पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल्स की मोशन चार्ज पार्टिकल्स की मोशन जैसी नहीं होती। पहला इशू। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, रदरफोर्ड की जो प्लैनेट लाइक पिक्चर थी ना, वो अनसेटिस्फैक्ट्री थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते रहना चाहिए टूवर्ड्स न्यूक्लियस, और रेडियस जो इलेक्ट्रॉन का है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मौजूद है उसका रेडियस कम होता जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए। तो इस तरह से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहे, न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी रेडिएट कर रहे, लेकिन वो एनर्जी लाइन स्पेक्ट्रम देती है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट मोजलेस लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो मोजले लॉ क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द एक्स-रे स्पेक्ट्रम वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एमिटिंग इट। के मतलब आप करते क्या है, एक्चुअली एक्स-रेज की प्रोडक्शन में हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराया जाता है एक हैवी मेटल एनोड पे। अब उस एनोड मेटल के एटम्स का एटॉमिक नंबर जैसे जैसे तब्दील होता है वैसे वैसे प्रोड्यूस होने वाली एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। मतलब आप एनोडिक मटेरियल इस ट्यूब में चेंज करके, वो ट्यूब जिसमें एक्स रेज प्रोड्यूस कराई जा रही हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की। अब मैथमेटिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का क्योंकि हमने स्केयर की बात की है तो हम स्केयर रूट ले लेंगे। तो स्केयर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है जी के साथ। अब ये जी क्या है, एटॉमिक नंबर है किसी भी टारगेट मेटल का, ए क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और बी क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स विश यू गुड लक, कीप ऑन योर प्रिपरेशन करते रहें और अल्लाह हाफिज़।